आईआईटी जैम 2021 मेरा पहला फेल्ड अटेम्प्ट, सुपर फेल्ड अटेम्प्ट। इससे गंदा अटेम्प्ट मैंने अपनी लाइफ में किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का नहीं दिया होगा। यही कुछ टाइम रहा होगा आई गेस नवंबर का, और आप ही की तरह मेरी भी हालत कुछ ऐसी थी कि मैं सोच रहा था मेरे पास ना तो कोई स्टडी मटेरियल है प्रॉपर, ठीक है, ऑन ऑफ तैयारी भी नहीं कर पाया पूरे साल, और ना तो मुझे किसी टॉपिक की बहुत ज़्यादा ढंग से नॉलेज है। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं था जो इसमें मैं कॉन्फिडेंटली कह सकूं कि हाँ ये टॉपिक मुझे आता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो भूल जाओ, क्वेश्चन तो देखते ही मौत आ रही थी। और जहाँ बच्चे जवाब पे जवाब दिए जा रहे थे, मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट दिए जा रहे थे और उसमें भी बढ़िया स्कोर कर रहे थे, मैं एक भी मॉक टेस्ट देने के कॉन्फिडेंस में ही नहीं था। नवंबर ये सोच लिया था मैंने कि लगता है अब नहीं होगा, बट फिर भी क्योंकि वो नेवर गिविंग अप वाला एटीट्यूड था, तो एक बार खुद से एक दिन बैठ के एक फॉर्मल सा एक आउटलेट बनाया इस बात का कि मुझे अब बचे दिनों में कैसे तैयारी करनी है। उसको फॉलो करने के लिए मैंने कोशिश की, लेकिन फिर प्रोक्रेस्टिनेशन सामने आ गया। अब प्रोक्रेस्टिनेशन सामने आ गया तो वो जो बना हुआ प्लान था वो भी फॉलो नहीं हुआ। यानी कि फैब में वही टूटी फूटी तैयारी के साथ, टूटे फूटे माइंडसेट और कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने गया। हुआ क्या? सिलेक्शन नहीं, भूल जाओ भाई। रैंक आई 6634, यानी कि 6634 जनरल कैटेगरी। सिलेक्शन हुआ उन बच्चों का जिनकी रैंक आई टॉप 600 के अंदर में। अब बताओ 600 से लेकर 6500 का भाई ये भला गैप कैसे पूरा हो? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था, हिम्मत पूरी टूट चुकी थी। लेकिन फिर लाइक आई सेड, नेवर गिविंग एटीट्यूड था, तो एक बार कहा कि फिर से तैयारी करते हैं। इस बार ध्यान रखेंगे कि अपने पास क्या क्या होना चाहिए। ठीक एक साल बाद, अगले नवंबर में, नवंबर 2021 में, मेरे पास सारी चीज़ें एकदम अपोजिट थी। प्रॉपर गाइडेंस थी, प्रॉपर मेंटर्स से ली हुई नॉलेज थी, ठीक है, मेरे पास प्रॉपर नोट्स थे, प्रॉपर शॉर्ट नोट्स थे। मैं टाइम पे मॉक दे रहा था, मॉक के रिजल्ट्स की बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहा था, बहुत ऑप्टिमिस्टिक था, बहुत ज़्यादा प्रेशर फ्री था, और हर एक चीज़ का बिल्कुल एग्जैक्ट आइडिया था कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट कम है, ये टॉपिक बिल्कुल छोड़ के जाने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट है मेरे हो चुके थे, मैं उनके रिवीजन पे था। रिवीजन भी हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का 6 से 7 बार हो चुका था। ये जब स्ट्रैटेजी लेकर मैंने 2022 में आईआईटी जैम का एग्ज़ाम दिया तो मेरी रैंक आई ऑल इंडिया रैंक 375। अब ये जो गैप था 6500 से लेकर 375 का, ये बहुत बड़ा मिरेकल था मेरे लिए, राइट। सो बेसिकली ये हुआ कैसे? एक साल के अंदर अंदर इतना गैप कैसे, इतना जंप कैसे? आप भी यही सोच रहे होंगे। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने अटेम्प्ट दिया हो और उनकी भी कुछ ऐसे थाउजेंड्स में रैंक आई हो, 3000, 6000, 9000, 12000, और आपको भी ये बोला गया हो कि भूल जाओ, आपके बस का नहीं है टॉप 500 में रैंक लाना, आईआईटीज़ में एडमिशन लेना, एनआईटीज़ में एडमिशन लेना, आइजर में एडमिशन, आईआईएससी बेंगलोर में एडमिशन लेना थ्रू दिस एग्जाम आईआईटी जैम। लेकिन मैं आपको बता दूं वो सब गलत साबित हो सकते हैं अगर आपके अंदर सबसे पहली बात वो नेवर गिविंग एटीट्यूड है, और दूसरा आपकी किस्मत अच्छी है, जो कि है क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं। सो लाइक आई सेड, प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर मेंटरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके इस नेवर गिविंग एटीट्यूड के साथ और आपकी सेल्फ रिलायबिलिटी के साथ। तो इसी वीडियो को आगे हम सेम टॉपिक पे बात करते हुए बढ़ाएंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक हारे हुए वॉरियर हैं तो इस साल यानी कि 2025 में जब आप आईआईटी जैम देंगे, या फिर आप 2026 में आईआईटी जैम देंगे, या किसी भी साल आप आईआईटी जैम देंगे या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, आपको कैसे हार नहीं माननी और आपको कैसे उसमें बेस्ट टू बेस्ट आउटपुट लेकर आना है। सो मेरा नाम है पार्थ कुमार सिंह, आई एम एन एलुमिनस ऑफ आईआईटी जोधपुर, और आज मैं आपको अपनी आईआईटी जोधपुर की और आईआईटी जैम की जर्नी के एक्सपीरियंस को ग्राइंड करके सारी की सारी बातें बता दूंगा, ताकि आपका जो एग्ज़ाम का अगला अटेम्प्ट जाएगा वो एकदम खतरनाक जाएगा, पेपर के लिए, आपके लिए एकदम बढ़िया, ठीक है। सो देखो, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए स्पेसिफिकली मैं केमिस्ट्री की बात करूंगा, बिकॉज मैंने अपनी मास्टर्स केमिस्ट्री से की और ये वीडियो केमिस्ट्री की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में ही रहेगी। सो अब हमारे पास 2025 वाले बच्चों के लिए दिन ज़्यादा बचे नहीं हैं, ऑलमोस्ट 60 दिन के आसपास बचे हैं। तो अब इस बचे हुए टाइम में पहले बात कर लेते हैं कि हम किस तरह बेस्ट स्ट्रैटेजी से प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि बेस्ट टू बेस्ट आउटपुट लाया जा सके, राइट। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस एग्जाम में एक्चुअल सिलेबस
और जो सिलेबस इंपॉर्टेंट है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप ऑफिशियल साइट पे जाओ, आपको इतना बड़ा 2 पेज का सिलेबस देखने को मिलेगा, और अब बचे हुए इस टाइम में उस पूरे सिलेबस को एक तरह समेट के अपने दिमाग में लेके जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम उस सिलेबस को एक बार बाइफरकेट कर लें, एक फ़िल्टर लगाओ, और उस फिल्टर के अकॉर्डिंग उस सिलेबस को रेशनलाइज करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी में मैं आज आपकी मदद करने वाला हूँ। सो बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जिनको आपको कवर ज़रूर कर जाना चाहिए अगर आप टॉप रैंक यानी कि आप IIT में एडमिशन चाहते ही चाहते हैं। तो अब हम सबको पता है कि केमिस्ट्री में हमारे पास ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल 3 मेन ब्रांचेस होती हैं। सारे चैप्टर्स को हम इसमें बेसिकली क्लासीफाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर ऑर्गेनिक में हमारे पास सबसे पहले आता है GOC यानी कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म, स्टीरियोकेमिस्ट्री, इंटरमीडिएट्स, पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस, हेट्रोसाइक्लिक और नेम रिएक्शन। ये हमारे पास होने चाहिए अगर हम ऑर्गेनिक में फ्लुएंटली किसी भी क्वेश्चन को करना चाहते हैं फ्रॉम दिस एग्जाम। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑल्दो नंबर ऑफ चैप्टर्स आर क्वाइट लेस, बट इनकी सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और इनकी काफ़ी लेंथ भी, राइट। सो कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग, ऑर्गेनोमेटेलिक, बायो इनऑर्गेनिक एंड मेन ग्रुप केमिस्ट्री, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप IIT JAM के एग्जाम में इनऑर्गेनिक के पोर्शन को बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। हाउएवर आई वुड लाइक टू ऐड कि जो बच्चे CUET, DU, JNU के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं उनके लिए मेन ग्रुप थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। IIT JAM में मेन ग्रुप का थोड़ा सा कम शौक है, ठीक है, तो कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब थर्मोडायनेमिक्स, फेज इक्विलिब्रियम, स्पेसिफिकली मैंने इक्विलिब्रियम नहीं लिखा, मैंने इक्विलिब्रियम से 2 क्लासिफिकेशन हटा दिए, आयनिक और केमिकल, वो उतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं। फेज इक्विलिब्रियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो फेज इक्विलिब्रियम स्पेसिफिकली आपको आना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और उसके जो सब टॉपिक्स हैं जैसे फोटोकेमिस्ट्री, एंजाइम काइनेटिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सरफेस केमिस्ट्री। उसके अलावा सॉलिड स्टेट, स्पेक्ट्रोस्कोपी, और भाई स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी के अभी ही बता दे रहा हूँ, स्पेक्ट्रोस्कोपी तो मतलब मस्ट है, चाहे आपको गेट का एग्जाम देना हो, चाहे आपको IIT JAM का एग्जाम देना हो। सो बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी में IR, NMR, UV विजिबल और रोटेशनल तो आपको आने ही चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा वो कॉन्साइज सिलेबस है जो हर उस बच्चे को जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहता है अच्छे से, ऐसा मानता है, ठीक है, तो उसके लिए तो ये मस्ट है। तो ये टॉपिक्स अगर आप अच्छे से करके बैठे हो और राइट कंडक्ट से आप इनका रिवीजन और इनका आउटपुट एनहांस कर रहे हो अपनी टेस्ट सीरीज से या क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, तो आप तो निश्चिंत हो जाओ, आपका सिलेक्शन पक्का है। बट अब बात ये करनी है कि जनाब आपने तो बता दिए हमें सिलेबस के पूरे चिट्ठे, अब ये तो बता दो कि प्रिपरेशन कैसे करनी है बाकी बचे 60 दिनों में। सो अब अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको अच्छी रैंक चाहिए तो आपके पास होने चाहिए 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स आपके सिलेक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हैं काफ़ी हद तक। सबसे पहला आता है नोट्स। सो बेसिकली जो नोट्स हैं वो आपके खुद के बनाए हुए होने चाहिए। आपने कहीं से भी लेक्चर लिया हो वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपने उस लेक्चर को किस तरह अपनी कॉपी में उतारा है, अपनी नोटबुक में उतारा है, राइट। अपनी भाषा में लिखे गए नोट्स आपको हमेशा हेल्प करते हैं और आप उन्हें ज़्यादा लंबे टाइम तक अच्छे से रिटेन कर सकते हो माइंड में। नोट्स दोनों तरह के होने चाहिए, लॉन्ग और शॉर्ट। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे अपनी प्रिपरेशन में, आप लॉन्ग नोट्स को कम और शॉर्ट नोट्स पर रिलाई ज़्यादा करोगे। एग्जाम से जस्ट 1 हफ्ता पहले सिर्फ आपके शॉर्ट नोट्स आपकी हेल्प करेंगे और वो बहुत प्रिसाइज होने चाहिए, ठीक है। आपको नोट्स बनाने के इमीडिएटली बाद शॉर्ट नोट्स नहीं बना लेने चाहिए, क्योंकि आपको अभी आइडिया ही नहीं है कि एक्चुअल में कौन सी बातें शॉर्ट नोट्स में लिखनी है और कौन सी छोड़नी है। अगर शॉर्ट नोट्स शॉर्ट नहीं तो फिर फायदा क्या। तो शॉर्ट नोट्स को शॉर्ट और इंपॉर्टेंट रखने के लिए आपको चाहिए एक्सपीरियंस जो आपको ओवर द टाइम आता है। तो अगर आप नवंबर के टाइम पे यानी कि इस टाइम पर हैं और आपके पास अच्छे खासे नोट्स हैं तो आप अब शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, बिकॉज नाउ यू गॉट इट व्हाट इट टेक्स। सेकंड है लेक्चर्स, बेसिकली फर्स्ट है अगर लेक्चर्स ही नहीं देखोगे तो नोट्स कहाँ से बनाओगे। और लेक्चर्स आपके होने चाहिए एक ऐसे फैकल्टी से जिसको IIT JAM का एक्सपीरियंस हो और उसकी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से आप ग्रेस्प कर पा रहे हो, आपकी उसके साथ रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी बहुत सही है काइंड ऑफ। नोट्स और लेक्चर्स के बाद आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको आइडिया देने के लिए कि इस एग्ज़ाम में अब तक क्या पूछा गया है और आगे पूछने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले तो आप IIT जैम के ही प्रीवियस ईयर, प्री वाई क्यू क्या होता है या तो PYQ बोल लूँ या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप IIT जैम के लगाओगे तो आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा, राइट। उसके अलावा मैं सजेस्ट करूँगा कि आप CUET के प्रीवियस ईयर, CUET PG के प्रीवियस ईयर्स लगाओ। आप TIFR के प्रीवियस ईयर्स लगा सकते हो अगर आपका टारगेट है टॉप 50 में रैंक लाना। उसके अलावा गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हो और CSIR नेट के भी। ध्यान बस ये रहे कि हमेशा जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप देना चाहते हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप हमेशा बढ़ते हुए ईयर के क्रम से लगाओगे, यानी कि लेटेस्ट एग्जाम के पहले और लास्ट में लगाओगे सबसे आखिरी के। और जब आप किसी ऐसे सपोर्टिव एग्जाम के प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हो जो सिर्फ एज अ सपोर्टिंग एजेंट काम कर रहा है, जैसे गेट, CSIR, आपकी एडवांस नॉलेज और क्वेश्चन प्रैक्टिस को इंप्रूव करने के लिए, उनके क्वेश्चंस हमेशा उल्टे लगाना, जैसे 2008 से 2022 की ओर। और ये स्ट्रैटेजी आपको अपने आप फायदा देने लगेगी, तो समझ आ जाएगा मैंने ऐसा क्यों बोला। तो PYQs बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरे तो टीचर्स मुझे ये भी बोलते थे कि इधर उधर की कोचिंग मटेरियल से काम नहीं बनता है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से कंफ्यूजन अलग होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस सिर्फ वहाँ से करो जहाँ आप पढ़ते हो, जिन पे आपको भरोसा है, सिर्फ उसके मटेरियल से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बाकी सिर्फ PYQ से काम हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास हमेशा की तरह 3 तरह के बच्चे होते हैं जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। पहले होते हैं प्रिपेयर्ड, यानी कि आप में से कुछ ऐसे बच्चे जो मान के चल रहे हैं कि उनका सिलेक्शन तो होना ही है। दूसरे होते हैं ऑन ऑफ, जिनको बीच बीच में जोश चढ़ता है, तैयारी करते हैं और उसके बाद उनका वो जोश ठंडा हो जाता है। ज़्यादातर बच्चे इस तरह के हो सकते हैं। कुछ नहीं कहना चाहता, समझ जाओ उसकी हालत बता रही है कि उसने अब तक कुछ नहीं करा है, लेकिन अगर फॉर्म भर दिया है तो एक बार फुल फ्लेज में अब बचे हुए टाइम में एफर्ट मार के पेपर देने में क्या जाता है। तो इसलिए थर्ड कैटेगरी को भी हमने इंक्लूड किया है। सो डोंट फील लेफ्ट आउट इफ यू बिलोंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। सो सबसे पहले मैं बता दूं कि इन तीनों कैटेगरीज के लिए प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, हल्का सा डिफरेंस है। और इनके लेबर में भी डिफरेंस आएगा, लेबर में डिफरेंस ज़्यादा आएगा। ऑब्वियसली जो स्टार्टिंग से तैयारी कर रहा है इस बचे हुए 60 दिनों में उसके ऊपर कम लोड होगा, और जो अभी तक कुछ नहीं कर पाया उसके लिए 60 दिन में अगर उसे नियर अबाउट सेम आउटपुट प्रोड्यूस करना है एज दिस वन, उसे बहुत ज़्यादा लेबर करना पड़ेगा। सो लाइक आई सेड, सबसे पहले बात कर लेते हैं ईयर लॉन्ग फोकस्ड एस्पिरेंट्स। अगर आप कहीं ड्रॉप लेकर बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप ड्रॉप नहीं ले रहे लेकिन आपका बहुत अच्छे से एक माइंडसेट बना हुआ है पेपर को लेकर और आप स्टार्टिंग से काफ़ी ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्या करना है। मैं मान के चल रहा हूँ अगर आपने पूरे साल तैयारी किया तो अब तक आपका ऑलमोस्ट 90% सिलेबस खत्म हो गया होगा, और अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ तो 100% खत्म हो गया होगा। फ्रीक्वेंट रिवीजन आपके लिए है अमृत। फ्रीक्वेंट रिवीजन आपको आपके मेन कॉन्सेप्ट्स दिमाग में रिटेन करने के लिए हेल्प करेगा। उसके बाद न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपके रिस्पेक्टिव स्टडी मटेरियल से, बुक से, और मॉक टेस्ट, ठीक है। और इसमें PYQ भी है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में, और मॉक टेस्ट। जो भी आप इंस्टीट्यूट में हो या अगर नहीं हो कहीं पे भी, तो मैं बोलूँगा कि कहीं ज्वाइन कर लो, किसी अच्छी जगह पे PYQ की वो मॉक टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो। सो मॉक टेस्ट सीरीज से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि पेपर में आप कैसा परफॉर्म करते हो, प्रेशर में आप कैसा परफॉर्म करते हो। दूसरे वो जो ऑन ऑफ एस्पिरेंट्स हैं। अब ऑन ऑफ एस्पिरेंट्स के लिए थोड़ा सा सबसे ज़्यादा मेन बात यह है कि उनका अभी तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ होगा और वो ये सोच रहे होंगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, तो उन्हें पढ़ने हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब जो पीछे मैंने टॉपिक्स बताए, अगर वो पढ़ लिए तब तो तुम्हारी AIR 1 भी आ सकती है, लेकिन इनके पास वो सारे टॉपिक्स पढ़ने के लिए शायद टाइम ना हो। तो हालांकि अभी टाइम काफ़ी है, बट मान के चलते हैं कि आप ऐसा मान ही रहे हो कि आपके पास टाइम कम है। मान लो कि आप कॉलेज जाते हो, आपका एंड सेम चल रहा है या सेकंड लास्ट सेम चल रहा है बेसिकली, या फिर आप कहीं बिजी हो, है ना, आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप बैठ के हर एक टॉपिक के लेक्चर देख पाओ, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ज़रूर देख जाने हैं, वो मैं अभी बताऊँगा वो क्या है। दूसरा, जब आपके पास वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सेट खत्म हो जाए, आप मेक श्योर करो कि आप उनका रिवीजन बहुत फ्रीक्वेंटली करते रहो, बार बार, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो फ्रॉम बेसिकली अच्छे सोर्सेज से, ठीक है, जिसमें PYQs और आपके किसी भी एक अच्छी कोचिंग का कोई भी मटेरियल आप यूज़ कर सकते हो बेसिकली। सो अब यहाँ पर आता है स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच वाले एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स।
एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये भी मैं आपको क्लासीफाई करके बता दूंगा कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कौन से वाले हैं जो पीछे मैंने टॉपिक्स लिखे उनमें से, ठीक है। रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कांस्टेंट है, लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखना यार कि देखो अगर क्वालिफाई करना है ना, ठीक है, एग्जाम क्वालिफाई करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं होती। ये मान के चलो कि हर साल 100 नंबर का पेपर होता है और कट ऑफ जो रहती है जनरल की वो 25 से 30, कभी कभी 25 से नीचे भी चली जाती है, लेकिन मैक्स टू मैक्स 25 से 30 के बीच में रहती है। अब 25 से 30 नंबर लाना 100 में से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आपको स्ट्रैटेजी पता हो, और उसी के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ बेसिकली। सो अब बात करते हैं हम इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एक रफ आइडिया के बारे में। पीछे चलते हैं जहाँ हमने सिलेबस डिस्कस किया था। सो अब देखो यहाँ पर ऑर्गेनिक में एक दिक्कत है। ऑर्गेनिक में अगर आप खाली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के जाओगे तो ऑर्गेनिक समझ नहीं आएगी। ऑर्गेनिक तो मैं तुम लोगों को बोलूँगा कि तुम्हारे पास टाइम है, तुम ये सारे ख़त्म कर सकते हो, अभी फुल फ्लेज में लग जाओ और ऑर्गेनिक को पूरा एक तरह से पूरा ही ख़त्म कर दो। मैं सच बता रहा हूँ, ऑर्गेनिक तुम्हारी रैंक इंप्रूव कर देगा। तो मेरा सजेशन यही है कि चाहे तुमने अब तक कोई तैयारी ना की हो, चाहे तुमने ऑन एंड ऑफ तैयारी की हो, या तुम पूरी अच्छे से तैयारी कर चुके हो, तुम्हारी ऑर्गेनिक के ये चैप्टर्स प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी तुम रो रहे हो और बोल रहे हो कि नहीं भैया इतना तो नहीं कर पाएंगे, प्लीज़ थोड़ा सा बता दो, कुछ तो इंपॉर्टेंट बता दो, तो तुम पेरीसाइक्लिक कर सकते हो। पेरीसाइक्लिक का हर साल एक नया क्वेश्चन आता है, ठीक है, और पेरीसाइक्लिक का लेना देना इनसे बहुत कम है, क्योंकि पेरीसाइक्लिक पूरी की पूरी बेसिकली अलग मैकेनिज्म पे बेस्ड है, उसका आयनिक मैकेनिज्म से कोई खास लेना देना नहीं है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं। तो पेरीसाइक्लिक आप कर सकते हो और नेम रिएक्शंस कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली नेम रिएक्शन से आ जाते हैं। लेकिन नेम रिएक्शंस को समझने के लिए रिएक्शन मैकेनिज्म आपको दिक्कत दे सकता है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई ऐसी निंजा टेक्निक है जिससे आप नेम रिएक्शंस के प्रोडक्ट्स याद रख सको और थोड़ा बहुत रिलेटेबल करके समझ सको मैकेनिज्म, तो आप अगर पेरीसाइक्लिक और नेम रिएक्शंस कर जाओ, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, तो आप ऑर्गेनिक में खाली नहीं आओगे, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं इनऑर्गेनिक। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटेलिक्स पढ़ के जाओ। कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटेलिक्स अगर आप पढ़ गए तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन आप बड़े आराम से कराओगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, कोई भी बच्चा कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटेलिक को छोड़ के जाने की गलती मत करना। फिजिकल में तो यार कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि काइंड ऑफ अ वेरी इक्विवेलेंट उनका वेटेज रहता है, लेकिन फिर भी अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं थोड़ा बहुत, तो केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो अगर इसमें भी बोलूं स्पेक्ट्रोस्कोपी तो ज़रूर पढ़ जाना, और ख़ास तौर से एनएमआर में जो नंबर ऑफ सिग्नल्स और केमिकल शिफ्ट आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आता है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। स्पेसिफिकली बता दिया मैंने तुम्हें एनएमआर में, वो आना ही चाहिए। उसके अलावा केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हैं वो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो तुम्हें करके ही जाने चाहिए। लेकिन तुम देखो ना यार, ये तो बहुत कम है। ये सिर्फ देखो, मैंने तुम्हें 2 बताए, इधर मैंने तुम्हें 2 बताए, इधर मैंने तुम्हें 2 बताए, सिर्फ 6 टॉपिक्स, और तुम्हारे पास दिन कितने 60। अरे बहुत है भाई। तुम अगर 1.25x की स्पीड पे, जिस पे कोई भी देख के किसी भी लेक्चर को समझ सकता है, 2 घंटे का लेक्चर भी देखते हो पर डे, और वो भी 2 से 3 लेक्चर अगर तुम देखने की हिम्मत, ताकत और जरूरत रखते हो और इतना एफर्ट दे सकते हो, तो बड़े आराम से तुम ये सारे खत्म कर सकते हो टॉपिक्स। ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैंने कट शॉर्ट करके रखे हैं वैसे तुम्हारे सामने। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अगर ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है और जो 60 दिन है इसमें अपने नींद चैन को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करके, एक बार मेहनत करके, एफर्ट दे के आउटपुट लाना चाहते हो, तो ये सारे टॉपिक्स ख़त्म कर दो। और ये जो हमने 3 कैटेगरी में स्टूडेंट्स डिवाइड करे हैं ना, ये 3 कैटेगरी के स्टूडेंट्स को कोशिश करो कि अगर तुम इनमें से किसी में भी हो, तुम्हारा लेवल वहाँ तक होना चाहिए कि वो सारे टॉपिक्स तुम्हें आते हो। अब तुम्हें टॉपिक्स आ गए। अब टॉपिक्स आने के बाद जब तुम्हारे टॉपिक्स ख़त्म हो जाएंगे, तो देखो मैंने बताया, जिनकी पूरे साल तैयारी की है उनको तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ कॉन्स्टेंट रिवीजन करना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है एकदम दबा के, राइट। अब जो ऑन ऑफ तैयारी वाले हैं और जो स्क्रैच वाले हैं, जब वो ये टॉपिक्स ख़त्म कर लेंगे तो उनको भी सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, उनको रिवीजन करना है। और रिवीजन भी प्लीज़ याद रखना, रिवीजन शॉर्ट नोट से करोगे जैसे जैसे एग्ज़ाम के पास आते जाओगे, ठीक है। अभी अगर मान लो तुमने जीओसी नहीं पढ़ा है, तो तुम अभी जाओगे जीओसी के लेक्चर देखोगे, बढ़िया से लॉन्ग नोट्स बनाओगे, उसके बाद उस लॉन्ग नोट्स को पढ़ोगे और उसके बेसिस पे आप टेस्ट दोगे, ठीक है। उस टेस्ट में हुई हुई गलतियाँ
उसको रेक्टिफाई करोगे, उस रेक्टिफिकेशन के बाद अपने नोट्स को दोबारा से पढ़ोगे, ठीक है, समझोगे और उसके बाद फिर से टेस्ट दोगे, इम्प्रूवमेंट नोट करोगे। अब तुम्हें समझ में आने लगेगा कि इसमें से ये चीज़ें थोड़ी एक्स्ट्रा लिखी हुई हैं और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो शॉर्ट नोट्स बनाओगे उन चीज़ों के लिए जो इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें टाइम टू टाइम गाइड करते रहेंगे कि बेसिकली कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक्स नहीं, तो तुम उसके अकॉर्डिंग भी अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे तो तुम्हारा रिवीजन बहुत फ्रिक्वेंट और ईजी अपने आप हो जाएगा। रिवीजन जितना स्ट्रॉन्ग करोगे उतना ज़्यादा पेपर में जल्दी और कॉन्फिडेंटली आंसर को रिकॉल कर पाओगे, ठीक है। तो अब तुम्हें समझ आ गया कि तुम किसी भी कैटेगरी में लाई करते हो, तुम्हारे लिए अभी भी पॉसिबल है IIT जैम को क्वालिफाई करना, ठीक है। अब देखो बात ये आती है कि यार एक प्रैक्टिकल बात भी है। जैसे मान लो नवंबर का टाइम है और तुम ये सोच रहे हो कि AIR 1 तो आएगी नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या, छोड़ो हटाओ, अगले साल ही देखेंगे, ड्रॉप ले लेंगे। ये माइंडसेट तुम्हें खा जाएगा, पता है। अगर बचे हुए टाइम को सही से इस्तेमाल करना तुम सीख गए तो नया टाइम हमेशा तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। और अगर तुम हमेशा ऐसे सोचने लगे कि हटाओ ये आधा काम तो बेकार ही चल गया और अब बचा हुआ आधा भी क्या ही होगा, उसमें क्या ही कर लेंगे, जाने दो, अब जब नया स्टार्ट होगा तो देखेंगे, तो तुम होने वाले हो बर्बाद। क्योंकि मैंने अपनी प्रीवियस लाइफ में ऐसी बहुत सारी गलतियाँ की हैं, ठीक है। सो प्लीज़ ये जो 60 दिन है तुम इसमें कुछ करो या ना करो, तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट एबिलिटी अपने अंदर जनरेट कर सकते हो, जो तुम्हें IIT में, NIT में कल को जब तुम पहुंचोगे वहाँ पे भी तो एक्सेल करने में कुछ ना कुछ होना चाहिए ना तुम्हारे अंदर। बहुत सारे बच्चे IIT NIT पहुंच तो जाते 3 महीने फटाफट ताबड़तोड़ तैयारी करके, लेकिन उसके बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं और वहाँ जाके परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ऐसा तो नहीं हमें बनना ना। तो याद रखना ये 60 दिन तुम किसी भी कैटेगरी में लाई करते हो, इन तीनों में से तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम अपनी फुल फ्लेज होके इसी पैटर्न पे तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। और जितना ज़्यादा तुम लेबर पुट करोगे ना, उतना ज़्यादा चांसेस है तुम्हारे IIT जैम क्वालिफाई करने के और रैंक इंप्रूव करने के। सच बता रहा हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्तों ने लास्ट के 3 महीने में तैयारी करके ही IIT जैम निकाला और मेरे सेम कॉलेज में थे। मैंने 2 साल लगाए क्योंकि मैं फोकस नहीं था और एक टाइम पे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं कर पाया। लेकिन कुछ बच्चे थे जिन्होंने 3 महीने इतना ज़बरदस्त फोकस और हार्डवर्क लगा दिया और इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी प्रिपरेशन कर ली कि 3 महीने में ही उन्होंने वो काम कर दिया जो मैं 2 साल में कर पाया। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से आप लोगों का फ़ायदा ज़रूर हो सकता है अगर आप लोग इसी 60 दिनों में अपने मेजर दिमाग का इस्तेमाल IIT जैम के लिए लगा दो। ट्रस्ट मी, यू विल गेट थ्रू इट, राइट। और जब ऐसा हो जाएगा, जब तुम IIT जैम का पेपर दे आओगे, जब तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हारे जो मार्क्स हैं वो बेसिकली 40+ बैठ रहे हैं, तब क्या होगा, तब के लिए मैं तुम्हें थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ ताकि तुम्हारे पेट में वो टिंगलिंग फीलिंग आ सके, ठीक है। और वो आइडिया है ये कि अगर तुम्हारे पास नंबर, जब तुम IIT जैम का देकर आओगे पेपर और ऑफिशियल आंसर की से मैच कर लोगे, अगर तुम्हारे 100 से 70 के बीच में नंबर बैठ रहे हैं, बेसिकली जिसके 100 से 70 के बीच में नंबर बैठते हैं वो ज़्यादा चेक नहीं करता, बट अगर तुम्हारे नंबर 100 से 70 के बीच में बैठ रहे हैं तो तुम टॉपर होने वाले हो और IIT बॉम्बे, ISC बेंगलोर जैसे इंस्टीट्यूट तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं रिस्पेक्टिव फील्ड में मास्टर्स के लिए या MSc PhD व्हाट्सोएवर यू आर इंटरेस्टेड इन। अगर तुम्हारे 70 से 50 के बीच में है, जो कि मेरे थे 57 पॉइंट समथिंग, तो तुम एक सुपर सेफ स्कोर में हो और तुम्हें IIT तो मिल जाएगी बड़े आराम से, ठीक है। टॉप की IIT भी मिल सकती है और बीच की IIT भी मिल सकती है। अगर तुम्हारे नंबर 50 से 40 के बीच में हैं तो NIT तो पक्की, और वही मैंने यहाँ पर लिखा है, NIT मिल जाएगी, टॉप की NIT भी मिल जाएगी और IITs भी लास्ट के हो सकता है तुम्हें मिल जाए। ये वो है जब एक मॉडरेट डिफ़िकल्टी का पेपर जो कि हर साल आता ही है वैसे चलता है। अनलाइक 2021 इसमें हिस्ट्री हुई थी और ISC बेंगलोर ने पेपर बनाया था और वही मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट भी था। एक तो मेरी तैयारी खराब, ऊपर से पेपर कौन बना रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। बैड कॉम्बिनेशन, वेरी बैड कॉम्बिनेशन। और तभी मुझे लगा कि ये इतना गंदा कैसे हो गया। मेरे को अभी भी याद है 100 में से 11 नंबर थे, 13.5 पे कट ऑफ लगी थी भाई जनरल कैटेगरी की, 13.5। तो तुम समझ रहे हो 13.5 या 15 ऐसी कुछ कट ऑफ लगी थी। अब तुम सोचो कहाँ एवरेज कट ऑफ 25-27 के आसपास लगती है और उस साल लगी थी 15 या 13.5। तो तुम समझ सकते हो पेपर की डिफिकल्टी कितनी थी। और मैं वो भी क्लियर, मैं कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाया था 2021 में जब मैंने दिया था, बट 22 में आई वॉज रियली कॉन्फिडेंट। सो याद रखना, इस वीडियो को अगर तुमने देख लिया यहाँ तक तो यू आर 1 स्टेप मोर क्लोजर टुवर्ड्स योर सिलेक्शन इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम विच इज़ IIT जैम।
जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स। तो अगर आपको ऐसा ही कंटेंट और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में इंटरेस्ट है, और सब्जेक्ट्स के लिए भी हम लेकर आएंगे ऑब्वियसली, और आप ऐसे ही अगर कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप हमें वो बताएं बाय कमेंटिंग, राइट। और अपना फीडबैक कमेंट में दे सकते हैं आप, हमारे लिए भी हेल्पफुल है। और कोई भी क्वेरीज हो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आप हमसे पूछ सकते हैं। सायस्ट्रा को फॉलो कर सकते हैं फॉर दिस टाइप ऑफ अमेजिंग कंटेंट विच विल let you grow always in your life. Thank you.